हॉस्पिटल वार्ड, जहां कई लोग नई ज़िंदगी लेते हैं तो दूसरी तरफ कई लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। पर क्या होगा तब जब वही लोग मरने के बाद वापस आ जाएं? एक रात जब सुनील अपने घर पर सो रहा था तो टेबल पर पड़ा उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर सुनील की नींद खुल जाती है। फ़ोन को उठाने पर उसे पता लगता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड निखिल का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुनकर वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचता है। कुछ देर हॉस्पिटल वार्ड में बैठने के बाद सुनील अपने दोस्त को आराम करने का बोलता है और वहां से चला जाता है। पर वार्ड से बाहर निकलते ही सुनील को किसी के रोने की आवाज़ आती है, जो कॉरिडोर के एंड से आ रही थी। पास पहुंचकर सुनील को व्हीलचेयर पर एक लड़की दिखाई देती है, जो उससे बोलती है कि मुझे वार्ड नंबर 13 तक छोड़ दो। सुनील उसे हाँ बोलकर उसकी व्हीलचेयर को वार्ड नंबर 13 तक ले आता है और उस लड़की को अपने वार्ड में छोड़कर सुनील वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब सुनील हॉस्पिटल आता है तो वो उस लड़की से मिलने का भी सोचता है, पर जब सुनील वार्ड नंबर 13 तक पहुंचता है तो उसे वार्ड में कोई भी दिखाई नहीं देता और बाहर किसी डॉक्टर से पूछने पर उसे पता लगता है कि ये वार्ड तो हमेशा खाली ही रहता है। एक हफ्ते बाद जब सुनील अपने दोस्त से मिलने के बाद घर जा ही रहा था तो उसे कॉरिडोर में फिर से किसी के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो वार्ड नंबर 13 तक खुद ब खुद चलने लगता है। वार्ड में उसे वही व्हीलचेयर वाली लड़की मिलती है और सुनील उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इसीलिए सुनील वहां से चला जाता है। वार्ड से बाहर निकलते ही सुनील को एक डॉक्टर मिलती है, जो उससे पूछती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं यहाँ की पेशेंट व्हीलचेयर वाली लड़की से मिलने आया था। पर सर आप जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं वो तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। देखिए वार्ड तो एकदम खाली है। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की अभी तो यही थी, मैंने उससे बात भी की थी। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये वार्ड 1 महीने से खाली है। सुनील अपने घर वापस चला जाता है और वो वार्ड नंबर 13 की बात से बहुत परेशान था। जब सुनील फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है तो वहाँ मिरर पर लिखा हुआ था, मुझे इंसाफ दो। जिसे पढ़कर सुनील बहुत डर जाता है। तभी उसे लिविंग रूम से किसी के चीखने की आवाज़ आती है और जब वो भागकर वहाँ पहुँचता है तो लिविंग रूम में वही व्हीलचेयर पड़ी हुई थी और साथ में वही वार्ड नंबर 13 वाली लड़की ज़मीन पर अपना मुंह नीचे कर बैठी हुई थी और अपना मुंह ऊपर कर सुनील से कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर वो लड़की खड़ी हो जाती है और सुनील के सामने आ जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया तुम्हारा? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपना ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल आई थी, पर उन डॉक्टर्स ने मेरे अनाथ होने का फायदा उठाया और मेरी किडनी निकाल ली। उन्होंने मुझे जानबूझकर मार दिया और मैं घुट कर वहीं मर गई। तभी से मेरी आत्मा उस वार्ड नंबर 13 में भटक रही है। तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना होगा। सुनील को उस लड़की की कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और वो उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेता है। इसीलिए वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक कर उस डॉक्टर का पता लगाता है और उसे उसके किए की सज़ा दिलवाता है। सुनील डॉक्टर से परमिशन लेकर वार्ड नंबर 13 में उस लड़की की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए हवन भी करवाता है, जिसके बाद से वार्ड नंबर 13 में उस लड़की का रोना बंद हो जाता है। रात के 12 बज चुके थे और 10 जून की शुरुआत भी हो चुकी थी। प्रतीक अपने घर पर सो रहा था कि तभी उसकी नींद अपने फ़ोन की आवाज़ सुनकर खुलती है और फ़ोन को देखने पर प्रतीक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कॉल महिमा की थी, जो आज ही के दिन 1 साल पहले मर गई थी। और जैसे ही प्रतीक कॉल पिक करता है तो प्रतीक मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती। इस सब के बाद प्रतीक अपने बेस्ट फ्रेंड जतिन को कॉल करता है
अरे यार प्रतीक, इतनी रात को कौन कॉल करता है? तुम्हें पता है अभी महिमा का कॉल आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार कोई तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा है। चलो कल सुबह देखेंगे, अभी तुम सो जाओ। प्रतीक की बात को अनदेखा कर जतिन जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है तो उसे मिरर पर बडी लिखा हुआ दिखाई देता है। बडी तो सिर्फ मुझे महिमा ही बुलाया करती थी। बड़ी मुझे भूल गए। ये कैसे हो सकता है? और तभी उसे कॉल आती है जो महिमा की ही थी। और जैसे ही जतिन कॉल पिक करता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फोन में से एक डरावना हाथ निकलकर जतिन को मार देता है। अगली सुबह प्रतीक को जतिन की मौत की खबर मिलती है, जिसे सुनकर प्रतीक बहुत परेशान हो जाता है और अपनी दोस्त प्रिया के घर जाने का सोचता है। और वो उसे महिमा के कॉल के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि जतिन की मौत भी शायद महिमा की वजह से ही हुई थी, जिसे सुनकर प्रिया भी थोड़ी डर जाती है। शाम को प्रिया अपने ऑफिस से घर लौट रही थी और लिविंग रूम में पहुंचते ही उसे डाइनिंग टेबल पर एक बर्थडे केक दिखाई देता है, जिसे देखकर प्रिया हैरान हो जाती है क्योंकि आज ही महिमा का भी बर्थडे था। तभी प्रिया को कॉल आती है जो महिमा की ही थी और फोन पिक करते ही हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। प्रिया के हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है और तभी वो गाना प्रिया के फोन की बजाय बेडरूम से बजने लगता है। प्रिया डरते डरते गाने की आवाज़ को सुनकर अपने बेडरूम की तरफ चलने लगती है। बेडरूम में पहुंचकर प्रिया को बहुत डरावने हाथ बेड के नीचे दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर प्रिया भागने लगती है, पर मुझे बर्थडे विश तो कर दो। रात के 11 बजे प्रतीक अपने घर पर बैठ महिमा के बारे में सोच रहा था। पिछले साल 10 जून को प्रिया, प्रतीक और जतिन महिमा के बर्थडे सरप्राइज की प्लानिंग कर रहे थे और महिमा को पार्टी पे जल्दी से बुलाने के लिए वो उसके साथ फ़ोन पे एक प्रैंक करते हैं। हेलो महिमा, प्रतीक ठीक नहीं है। प्रतीक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रतीक, क्या हुआ प्रतीक को? तुम प्रतीक के घर आ जाओ, प्रतीक की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्दी से आ जाओ। प्रिया की बात सुनकर महिमा बहुत डर जाती है और फुल स्पीड से कार को प्रतीक के घर चलाने लगती है, पर तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है और महिमा का एक्सीडेंट हो जाता है। हेलो हेलो महिमा, तुम ठीक तो हो ना? हम तो बस प्रैंक कर रहे थे। और महिमा मरने से पहले प्रतीक की बात को फ़ोन पर सुन लेती है। जब प्रतीक उस रात को सोचकर दुख मना रहा था तभी क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। महिमा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है हमारी गलती थी, हमें वो प्रैंक नहीं करना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं है। और तभी 12 बजते ही 10 जून ख़त्म हो जाता है और महिमा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले साल 10 जून प्रतीक को फिर से महिमा की कॉल आती है। ये नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये कहानी है प्रिया की, जो अपने मॉम डैड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी और पूरा परिवार घर की सेटिंग करने में लग जाता है। सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद प्रिया के मॉम डैड को किसी काम की वजह से रात को बाहर जाना पड़ता है और इसी वजह से वो प्रिया को बाहर से लॉक कर अपने काम के लिए चले जाते हैं। रात को प्रिया भी अपना रूम डेकोरेट करने के बाद अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो प्रिया के बाथरूम से आ रही थी। और बाथरूम के अंदर जाकर देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। प्रिया इस सब को थकान का नाम देकर जब वॉश बेसिन के पास अपना मुंह धोने के लिए पहुँचती है तो उसे फिर से एक लड़की की आवाज़ आती है और मिरर पर लिखा होता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? I just want to play a game with you.
पर पीछे मुड़कर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। I'm here. और जैसे ही प्रिया Behind अपना you, मुंह look. वापस से मिरर की तरफ करती है Behind तो you. उसे एक लड़की की परछाई दिखाई I'm देती है। behind you. I am right behind you. ये सब देखकर प्रिया बाथरूम से भाग जाती है और अपने बेडरूम में पहुंचकर वो अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी जल्दी घर आ जाओ वरना वो लड़की मुझे मार देगी। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और प्रिया के फ़ोन का सिग्नल भी चला जाता है। तभी प्रिया को फिर से बाथरूम से वही लड़की की आवाज़ आती है Two incy spider went up the water spout. और दूर से प्रिया को बाथरूम के अंदर एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिसका पता लगाने के लिए जब प्रिया बाथरूम के अंदर पहुंचती है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। Don't be scared. I just want to play a game with you. प्रिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है और बाथरूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आता और वो रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से रूम की लाइट्स भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं और बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाता है। प्रिया अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागकर मेन डोर खोलने की कोशिश करती है। कोई तो खोलो दरवाजा, कोई तो खोलो। It seems like you don't wanna play with me. प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? मुझे माफ करो। Now you're going to die. और अगली सुबह जब प्रिया के मॉम डैड घर आते हैं तो उन्हें प्रिया की डेड बॉडी बिल्कुल उसी तरह से मिलती है जैसे पुराने ओनर की बेटी जो 1 साल पहले बाथरूम में खेलते खेलते फिसल कर मर गई थी। Incy wincy spider went up the water spout. जो शब्द हम बोलकर नहीं बता सकते वो धुन बता देती है, एक ऐसी धुन जो मरने के बाद भी अपनी कहानी बताएगी। ये कहानी है संजय मेहता की, जो पेशे से एक बहुत बड़े पियानिस्ट हैं। एक रात जब वो अपने घर पर टीवी देख रहा था तो अचानक से ही उसके घर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे को खोलने जाता है। दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, पर दरवाजे पर उसके नाम का एक खत पड़ा है जिसे वो अपने साथ अपने घर ले जाता है। खत को खोलते ही वो देखता है कि उसमें एक सीडी है और एक खत भी जिसमें लिखा है, मैं वापस आ गई हूँ। इसके अलावा उस खत में और कुछ भी नहीं होता। संजय सीडी को चलाकर देखता है। वीडियो में एक लड़की पियानो बजा रही थी। उस धुन को सुनकर संजय को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने ये धुन पहले भी कहीं सुनी है, पर वो उस पर इतना गौर नहीं करता क्योंकि बड़ा पियानिस्ट होने के कारण उसे बहुत से लोग अपनी धुन सुनाते हैं और वो सोने चला जाता है। देर रात को एक धुन सुनकर उसकी नींद खुलती है। उस धुन की आवाज़ सुनकर संजय उसके पीछे पीछे जाता है। वो धुन की आवाज़ संजय के पियानो रूम से आ रही थी। डरते डरते जब वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है तो वो देखता है एक बहुत डरावना साया उसके पियानो के सामने बैठा था। उस डरावने साए को देखकर संजय बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि वही डरावना साया उसके सामने खड़ा है। फिर एकदम से ही उसकी नींद खुलती है। इस डरावने सपने को देखने के बाद संजय को कुछ याद आता है, जिसका पता लगाने के लिए वो अपने स्टडी रूम में जाता है। संजय पिछले साल के पियानो कंपटीशन के रिकॉर्ड्स को चेक करता है
जिससे उसे पता लगता है कि ये धुन एक संजना नाम की लड़की की थी जो फाइनल्स में हार गई थी। उस लड़की के बारे में सोचकर संजय को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि अगर वो लड़की जीत गई होती तो आज वो बहुत बड़ी पियानिस्ट होती। इससे पहले संजय कुछ और सोच पाता, उसे वही धुन दोबारा सुनाई देती है। संजय उस धुन को सुनकर अपने पियानो रूम तक पहुंचता है, जहां पर संजना उसके पियानो के सामने बैठी थी। संजय उसको देखकर बहुत डर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, क्योंकि अगर संजय ने रिश्वत खाकर उसे हराया ना होता तो आज संजना जिंदा होती। अगली सुबह संजय की खुदकुशी की खबर आती है और पुलिस को एक खत भी मिलता है जिसमें संजय ने लिखा था कि उसे अपने किए का बहुत पछतावा है।